अपन करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को सबसे पहले लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर करिएगा। चलिए देखो, अपन ने यहां पर सिलेबस अपन ने कल की क्लास में देख ही लिया था, है ना भाई। मसप, लसप, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, टाइम एंड वर्क, चाल, दूरी, समय और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। तो टोटल मिलाकर लगभग 11 टॉपिक है। इन्हीं से आपके पेपर में सवाल बनने हैं और इन्हीं से बच्चों का सिलेक्शन होना भी है। गणित की वजह से कोई बच्चा फेल नहीं कर पाए भाई। आप जीके में नंबर लेकर आ जाओगे, रीजनिंग में नंबर लेकर आ जाओगे, लेकिन बच्चा गणित में मात खा जाता है। लेकिन बच्चा गणित में मात नहीं खाए, गणित की वजह से सिलेक्शन किसी भी बच्चे का नहीं रुकना चाहिए। इसी वजह से ये मैराथन क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल इन क्लासेस से आपको देखने को पेपर में मिलेगा, तो इनका आपको 2 से 3 बार पीडीएफ से रिवीजन जरूर करना है क्लास के बाद में। चलिए, तो यहां से अपन बात करेंगे बेटा, ये सारे के सारे सवाल है ना कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। देखो यहां से कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो ना तो उसको देखना, ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। देखो यहां से, चलिए अब यहां से डायरेक्ट अपन आएंगे। देखो 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूं। 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आज की क्लास में अपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 31वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अपन करेंगे। देखो यहां से, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस पैटर्न का जो सवाल पेपर में आता है तो एक तरीका होता है एलिगेशन का, उससे ये सवाल बनते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, मतलब ठीक है ना। चलिए चलिए, तो यहां से अपन एलिगेशन का प्रयोग करके इस सवाल को बनाएंगे। एलिगेशन से ऐसे सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे। देखो यहां से कुछ नहीं करना, यहां से अपन को छात्र देख के रखा है तो यहां से लिखना है छात्र। यहां से अपन को छात्राएं देख के रखा है तो यहां से लिखेंगे छात्राएं। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बॉयज और गर्ल्स भी लिख सकते हो परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इस छात्र का जो औसत है वो 71 दे के रखा है तो यहां से आप लोग लिखेंगे 71। देखो छात्राओं का जो औसत है वो 73 दे के रखा है तो यहां से आप लोग लिखेंगे 73। चलिए फिर यहां से आप लोग बीच में हमेशा आपको कुल को लिखना रहता है। भाई आपने क्या किया, छात्रों का इधर आपने लिखा, छात्राओं का आपने इधर लिखा, बीच में हमेशा आप लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुल लिखेंगे। अब यहां से पेपर में कुल भी आपको देखे रखेगा, कभी कभी इस कुल को मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बोलेगा, यहां से वो ये औसत बोल देगा, ठीक है ना भाई। संपूर्ण क्लास का औसत है ना, संपूर्ण क्लास का जो औसत है वो ऐसा कुछ बोल देगा। तो यहां से छात्र का 71, छात्राओं का 73 और यहां से अपन कुल छात्राओं है ना, यहां से अपन कुल विद्यार्थियों की बात करेंगे तो यहां से कुल विद्यार्थी का 71.8 है। मतलब आपको यह फॉर्मेट अपनाना है, इधर छात्र लिखा, इधर छात्र लिखा और यहां से आपको क्या करना है, टोटल जितने भी विद्यार्थी थे उनका यहां से बीच में लिखना होता है, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब यहां से कुछ नहीं करना, आपको यहां से बस अंतर लेना है। देखो अंतर कैसे लेंगे, इन दोनों का अंतर लेकर इधर लिखो। जैसे 71 और 71.8 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इन दोनों का जो अंतर है वो आप लोग इधर लिखेंगे। चलिए तो यहां से इन दोनों का जो अंतर है वो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1.2 यहां से निकल के जाएगा। चलिए तो यहां से इन दोनों का अंतर इधर लिखो, इन दोनों का अंतर इधर लिखो, फिर यहां से अनुपात ले लेना, यही अपना उत्तर कहलाएगा। बेटा पॉइंट से है ना, पॉइंट अपना कट जाता है,
4 से डिवाइड किया 3 बार, 4 से डिवाइड किया 2 बार, तो अपना जो अनुपात है वो 3:2 निकल के आ गया। आ गई बात समझ में? तो इसी प्रकार से ऐसे सवालों को आपको पेपर में बनाना है, ठीक है ना। यहां से छात्र छात्राएं दोनों का मिक्स विद्यार्थियों का आप बीच में लिखेंगे, फिर यहां से ऐसे सीधा सीधा आपको अंतर लेना है। जैसे छात्र का 71, छात्राओं का 73, टोटल विद्यार्थियों का बीच में लिखो 71.8, बस अंतर लो। इन दोनों का अंतर इधर लिखो, इन दोनों का अंतर इधर लिखो। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, तो यहां से अपना अनुपात कितना आ गया? 3:2 निकल के आ गया। चलिए अगले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों अपन चलेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहां से कुछ बातें जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको n+1/2 आपको करना है ना। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, तो 50 + 1/2 करेंगे। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो 30 + 1/2 करेंगे। वैसे यहां से अपन को क्या बोला जाता है? प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत। अगर यहां से प्रथम n पूर्ण संख्या, देखो ऊपर प्राकृतिक संख्या देगा तो जो भी जितना भी नंबर अपन को दे उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग देंगे। लेकिन यहां से अपन को पूर्ण संख्या का बोला जाए तो जितना अपन को देगा उसमें अपन 2 का भाग देंगे। जैसे 50 पूर्ण संख्या का दिया जाए तो 50 बटे में सीधा 2 करना है, ठीक है ना। वैसे तीसरा आप लोग लिख लो, प्रथम n सम संख्या का औसत। प्रथम n सम संख्या का जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों n+1 हो जाता है। जैसे प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? n+1 मतलब 51 हो जाएगा। वैसे आप लोग यहां से लिख लो चौथे नंबर पे, प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहां से n ही हो जाएगा। तो यहां से एक सवाल आपके पेपर में बनेगा, ये जो 4 बातें मैंने लिखवाई है, ठीक है ना। जैसे प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? बेटा 50 ही हो जाएगा। जैसे प्रथम 50 सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 50 + 1 51 हो जाएगा। वैसे 50 पूर्ण संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 50 में 2 का भाग 2, 25 हो जाएगा। वैसे प्रथम n, जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50 + 1/2 आपको करना है, ठीक है ना। तो ये वाले जो फंड हैं ये सीधे सीधे आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से प्रथम 50 के लिए बोला गया था और प्राकृतिक संख्या था, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब n+1/2। तो 50 में 1 जोड़ेंगे 51, 2 का भाग देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा? 25.5। अपना यहां से करेक्ट उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, किन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम है ना, जिसको लसप बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है। अच्छा, एलसीएम तो अपन को कितना देके रखा है? 60 देके रखा है। अच्छा, इनका मसप, इनका जो मसप है मतलब जिसको एचसीएफ बोला जाता है, वो कितना देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 5 देके रखा है। तो अपन को बस यही पता करना है कि वो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका एलसीएम तो 60 होना चाहिए और जिनका मसप कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे सर 5 होना चाहिए।
चलिए अब यहां से देखो, ऐसे सवालों को है ना आप सीधे बनाएंगे ऑप्शन से। सर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? भाई आप खुद बताइए एलसीएम क्या होता है। जिस बच्चे को नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है, देखो बहुत आसान है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे डिवाइड हो जाए। मतलब एलसीएम 60 है ना, तो एलसीएम 60 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या है ना, ऐसी संख्या मुझे बताना है जो इस 60 को डिवाइड कर दे। आप मुझे बताइए किस 60 को, क्या 20 डिवाइड करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। क्या 30 डिवाइड करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। वैसे आप मुझे बताइए क्या इस 60 को 15 डिवाइड करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। 60 को 40 डिवाइड करेगा? क्या नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो अपना उत्तर से हट चुका है, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग मुझे बताइए सर मसप क्या होता है। देखो मसप कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 और 12 इन दोनों का मसप क्या है। देखो मसप वह संख्या होती है जो इन दोनों को काट दे। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, वही मसप होता है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को काटने वाली संख्या 2 है, तो फिर अपना मसप कितना हो जाएगा? 2 निकल के जाएगा। जैसे यहां से मैं आपको बोलूं 40 और 50 का मसप क्या होगा? बेटा मसप वह संख्या होती है जो इन दोनों को काटे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या। भाई इन दोनों को तो 2 भी काटेगा, इन दोनों को तो 5 भी काटेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या सिखाया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे वो मसप कहलाता है। तो इन दोनों को आपने देखा सर 10 काटेगा, 10 से बड़ा कोई सा भी नंबर इन दोनों को नहीं काटेगा। तो इन दोनों का मसप कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहां से सीधा सीधा ऑप्शन से चेक कर लो, 20 और 30 का मसप कितना होगा? आप बोलेंगे सर 10 होगा, क्योंकि इन दोनों को काटने वाली बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे सर 10 है, तो इन दोनों का मसप 10 हो गया। लेकिन मसप अपन को कितना चाहिए था? बेटा 5 चाहिए था, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों का मसप कितना है? आप बोलेंगे सर 10 है, क्योंकि इन दोनों को काटने वाली बड़ी संख्या 10 है, और अपन को मसप कितना चाहिए था? सर 5 चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो जो बचता है ना, वही अपना क्या कहलाता है? करेक्ट उत्तर कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए तो ऐसे सवालों को कोशिश कर लो भाई, आप किससे बनाओ? ऑप्शन से बनाओ, ठीक है ना। मसप कुछ नहीं होता, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या 10 काटेगी, मतलब दोनों का मसप 10 है, लेकिन अपन को मसप 5 चाहिए था, मतलब ये गलत हो गया। इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या 10 काटेगी, तो इन दोनों का मसप 10 हो गया, और अपन को मसप 5 चाहिए था, और ये अपन ने काट दिया था। क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है, क्या वो 60 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 60 में इस 15 का भाग भी जाना चाहिए, 60 में 40 का भाग भी जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये डी नंबर का जो ऑप्शन है ये तो वैसे कट गया था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में अपन बात करेंगे, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिनों में करते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है? आपने MDH का फॉर्मूला पढ़ा होगा, MD इंटू एच बराबर में MD इंटू एच, है ना। यहां पर M का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, इंसान होता है। अब इंसान में औरत भी आ सकती है, बच्चा भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है यहां पर, ठीक है ना। M का मतलब ठीक है। इस D का मतलब क्या होता है बेटा? दिन होता है, और H का मतलब क्या होता है बेटा? घंटे होते हैं। सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करो और यहां से उत्तर निकालो, बहुत आसान है। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से पहली भाई ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन दोनों ही आपको देके रखिएगा, बस वैल्यू आपको क्या करना है? पुट करना है, ठीक है ना। चलिए देखो पहली कंडीशन में व्यक्ति 5 थे, मतलब M का मान 5 हो गया। सर यहां से घंटे 8 थे, है ना,
तो आप बोलेंगे सर यहां से घंटे 8 हो गए। सर यहां से आप बोलेंगे सर दिन कितना दे के रखा था, दिन 3 दे के रखा था, तो दिन के स्थान पर 3 रखा। वैसे दूसरे कंडीशन में उधर चीजों को रख लो, जो भी अपन को नहीं दिया वही अपन से पूछ लेगा। आप बोलेंगे सर दूसरे कंडीशन में व्यक्ति 1 है, तो यहां से m का मान 1 हो गया। सर घंटे 4 हैं, मतलब घंटे का मान 4 हो गया। सर इस d का मान अपन से पूछा गया था, क्योंकि यही अपन को नहीं दे के रखा, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि बराबर के उधर और बराबर के इधर वाली संख्या आपस में कट जाती है। जैसे ये 4 इसको आराम से कितनी बार काटेगा, सर यहां से 2 बार काटेगा। इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहां से इस d का जो मान है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 30 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो MDH वाले का प्रयोग करके ऐसे सवालों का अपन को क्या करना है, उत्तर निकालना है। चलिए बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आपके पेपर में देखे जाएंगे, तो इन सवालों में गलतियां मत करना, इन्हीं में आपको पूरे में से पूरा स्कोर करना है। सीधा सा फंडा यह है, एक राशि ABC में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि a का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। ऐसे सवाल तो कल की क्लास में भी बहुत करवाए थे, आई बात समझ में। कल की क्लास में ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे करवाए थे, फिर से देख लेते हैं। देखो यहां से A, B और यहां से C, इनका अनुपात 2:5:9 अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस A का जो भाग है ना वो कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 2500 दे के रखा है। सवाल में अपन से कुल पूछा गया था, आप बोलेंगे सर यहां से कुल का मतलब क्या हुआ। बेटा कुल का मतलब कुछ नहीं है, इन तीनों का योग। तो इन तीनों का योग करेंगे तो यहां से कुल कितना है, आप बोलेंगे सर 16 है। इस एक का मान अपन को दे के रखा है और अपन से कुल पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में सिखाया था। सबसे पहले एक इकाई का मान निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, जो भी अपन को दिया होगा ना रुपए में, इसको आप लोग लिखो, ऊपर लिखो 2500, फिर इसके नीचे इसी के अनुपात का मान लिखो। सर इसका अनुपात कितना है, आप बोलेंगे इसका अनुपात 2 है, तो एक इकाई का मान निकल गया। फिर यहां से गुणा अपन किससे करते हैं, जो अपन से पूछा है। अपन से देखो यहां से कुल के बारे में पूछा था और आपको पता है भाई कुल कितना है, यहां से 16 है, तो 16 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक इकाई का मान निकालो। जो भी सवाल में रुपए देके रखा होगा उसको ऊपर रखो, इसके नीचे इसी के अनुपात का मान। जैसे इसके अनुपात आप बोलेंगे सर यहां से 2 है, सवाल में कुल के बारे में पूछा गया था, मतलब यहां से 16 के बारे में अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। बस यहां से चीजों को काटिए, 2 16 को काटेगा 8 बार, है ना भाई। 2 0 25 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 200। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, दबाकर शेयर कर दो यार सेशन को, मतलब मजा आ जाएगा आपको। 2 क्लासेस जिस बच्चे ने देखकर पेपर देगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मतलब बहुत बढ़िया आपका पेपर जाएगा। ईमानदारी से पीडीएफ को इसके बाद में ना 3 से 4 बार पढ़ लेना इनको, है ना, बढ़िया पेपर जाएगा आपका। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 8,820 रुपए तथा 9,261 है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है और यहां से ऐसे सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए कल की क्लास में सिखाया था कि समय अगर 2 वर्ष दिया जाए तो यहां से वर्गमूल लेना है, समय अगर 3 वर्ष दिया जाए तो यहां से घनमूल लेना है, समय अगर 1 वर्ष दिया जाए तो आपको कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं देके रखा भाई, सवाल में बोला गया था
कि 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में ये राशि 8,820 हो जाती है, और यहां से बोला गया था कि 3 वर्ष में यही राशि 9,261 हो जाती है। यही तो सवाल में बोला गया था कि 2 सालों में 8,820 हो जाती है, 3 सालों में 9,261 हो जाती है। तो यहां से अपन से क्या पूछा गया है, ब्याज की दर अपन से पूछा गया है। सर आपने ये जो फंडा बताया कि 2 साल हो वर्गमूल लो, 3 साल हो घनमूल लो, 1 साल हो कुछ नहीं लो, सर इसका मतलब भी थोड़ा बता दो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये जो समय अपन ने यहां से दे के रखा है ये कुछ नहीं है, यहां से समय का अंतर है। मतलब समय का जो अंतर है, अगर 2 साल है तो वर्गमूल लो, समय का जो अंतर है वो 3 साल है तो घनमूल लो, समय का अंतर अगर 1 है तो फिर आपको कुछ नहीं लेना ऐसे सवालों में, ठीक है ना। तो यहां से जो समय का अंतर है वो आपने यहां से देखा मेरे प्यारे बच्चों, कितना साल है, 1 साल है। अगर समय का अंतर 1 साल है तो फिर आपको कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। अब कुछ नहीं लेना तो सर दर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, इन दोनों के अंतर को तो आप लोग रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9,261 और 8,820। आप बोलेंगे सर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, सर यहां से 441 हो जाएगा। सर यहां से बटे में क्या रखता है, हमेशा आप बटे में रखेंगे छोटी वाली संख्या, दोनों में से छोटी वाली संख्या आप बोलेंगे 8,820। गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे। मैं एक बात आपको अलग से भी सिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे आपने बोला सर 2 सालों में आप बोलेंगे कोई भी राशि, जैसे मान लो 25 हो गई, यूं मान के चल लो, ठीक है ना। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर 4 सालों में यही राशि कितनी हो गई, 36 हो गई। तो आप बोलेंगे सर समय का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 2 है। अगर समय का अंतर 2 है तो वर्गमूल लो, ठीक है ना। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। अब यहां से दर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इन दोनों के अंतर को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या, दोनों में से छोटी वाली संख्या 5 इंटू करेंगे 100 से। तो यहां से जो दर है वो कितना निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा था, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, समय का अंतर 1 है मतलब कुछ नहीं लेना, तो इन दोनों के अंतर को अपन ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा रखेंगे छोटी वाली संख्या, इंटू करेंगे 100 से। चलिए देखो यहां से 0 से 0 गया, आप बोलेंगे सर 441 इसको काटेगा, कितनी बार काटेगा बेटा, 2 बार काटेगा। 2 10 को काटेगा 5 बार, तो यहां से जो अपनी दर है वो यहां से कितनी निकल के आ गई बेटा, 5% अपनी दर निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए कोई भी डाउट अगर आपको हो, बस आप लोग क्या करना, इस फंडे को याद रखना, यहां से पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा। अरे वहां समझ में, यहां से पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इस फंडे को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने क्या सिखाया, इन दोनों का अंतर को ऊपर रखो, बटे में छोटी वाली संख्या इंटू करेंगे 100 से, तो यहां से आप बोलेंगे सर दर निकल के जाएगी। और ये वाला फंडा आप कब लगाएंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो। साधारण ब्याज का सवाल अगर सेम आता है तो उसका अभी थोड़ी देर बाद सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला फंडा कब लगाएंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला देखो, अभी अपन चीजों को उस प्रकार सीख रहे हैं कि जो 3 दिन बाद आपका पेपर है उसमें आप लोग स्कोर कर पाओ। बाकी जब डिटेल में सारी चीजें अपन पढ़ेंगे ना, वो मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अकेला 10 से 12 दिन टॉपिक चलता है। लेकिन अभी मैं आपको उस प्रकार से चीजें सिखा रहा हूं कि जो 3 दिन बाद आपका पेपर है उसमें आप बड़े स्कोर कर पाओ। जिस बच्चे ने तरीके भी याद रख लिया ना कि इस पैटर्न का सवाल ऐसे बनेगा, तो भी बड़े स्कोर कर पाएगा। देखो यहां से, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से
कोई धन 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखो ये वाला सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लेना भाई सवाल साधारण ब्याज का है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। चलिए देखो साधारण ब्याज का सवाल अगर ऐसा पेपर में आता है तो करना कैसे है, बहुत आसान है। कोई भी जो राशि है ना, कोई भी जो राशि है वो 6 वर्षों में, सवाल में बोला गया था 6 वर्षों में दुगुना हो जाती है, यही तो बोला है। साधारण ब्याज की एक जो राशि है वो 6 वर्षों में दुगुना हो गई। देखो 6 सालों में दुगुना हो गई, दुगुने का मतलब पहले 1 थी, बाद में कितनी हो गई, दुगुना हो गई। जैसे 5 गुना बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे भाई, पहले 1 थी बाद में 5 हो गई, इसको 5 गुना बोला जाता है। आगे बोला गया था यह धन कितने वर्षों में, यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ये अपना सवाल है। बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं इसको करने की ट्रिक आपको सिखाऊंगा। कोई भी राशि 6 सालों में डबल हो गई, वही राशि कितने सालों में 3 गुना हो जाएगी, ये अपना सवाल है। तो इसका जो ट्रिक है मैं आपको अलग से सिखा देता हूं। जैसे इस प्रकार का सवाल पेपर में आता है, जैसे यहां पर सवाल में 2 साल दे के रखा है और यहां से यहां वाला समय अपन से पूछा गया है ना, चाहे ऊपर वाला समय पूछे चाहे नीचे वाला समय पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सवालों में अपन को क्या करना है, ठीक है ना भाई, आप क्या करेंगे, पहला अंतर बटे में दूसरा अंतर बराबर समय 1 बटा समय 2। इस चीज को आप लोग लिख लो, नोट कर लो, यहां से पेपर में सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कुछ नहीं करना, पहला अंतर बटे में दूसरा अंतर बराबर में पहला समय बटे में दूसरा समय, है ना, बहुत आसान है। अच्छा सर ये अंतर क्या है भाई, इन दोनों का अंतर, इस 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 यहां से लिखा। 6 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा सर, 5, तो यहां से 5 लिखा बराबर में। सर पहला समय कितना है भाई, पहला समय कितना है, आप बोलेंगे 2 बटे में दूसरा समय अपन से पूछा गया था, तो आप बोलेंगे सर दूसरा समय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। जैसे ही इसको हल करेंगे ना, वैसे ही आपका क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। चले तो यहां से भी अपन को क्या करना है, वही फंडा अपन को लगाना है भाई। पहला अंतर, इस 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 1 का अंतर आप बोलेंगे सर 1 हो जाएगा बटे में। इस 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे भाई, पहला समय कितना हो जाएगा 6 बटे में दूसरा समय कितना हो जाएगा t। चले जैसे ही इसको हल करेंगे भाई, इसको वज्र गुणा करके किया जाता है, t की 1 से गुणा किया t बराबर में इस 6 को 2 से गुणा किया 12, तो यहां से जो समय का मान है वो अपना कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 निकल के आ गया, ठीक है ना। चले तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, पहला अंतर बटे में दूसरा अंतर, पहला समय बटे में दूसरा समय। तो पहला अंतर 1 हो गया, 2 और 1 का अंतर आप बोलेंगे 1 हो गया, वैसे 3 और 1 का अंतर आप बोलेंगे 2 हो गया बराबर में पहला समय बटे में दूसरा समय। जैसे हल करेंगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, समय का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब सवाल अपना कौन सा होगा, साधारण ब्याज का सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में अपन चलते हैं। 38वें नंबर का जो सवाल है, ए ने 5,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया, उससे कुल मिलाकर 2200 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब ऐसे सवालों को भी 2 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन सा तरीका भाई, एक तो ऑप्शन की मदद लेके बना लो, एक आप पूरा बना लो, है ना। 2 तरीके से बनाए जाते हैं ऐसे सवालों को।
चलिए, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। भाई सवाल का मतलब क्या है कि जो ए नाम का बंदा था उसने पैसा उधार दिया। अब पैसा किस किस को उधार दिया? इसने बी को भी दिया और इसने सी को भी दिया। चलिए, जो ए नाम का बंदा था उसने 5,000 रुपए तो दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे भाई किसको दिया है? बी को दिया है। अच्छा, कितने सालों के लिए? आप बोलेंगे सर 2 सालों के लिए। यही तो बोले इस सवाल में। आगे क्या बोला गया था कि 3,000 रुपए सी को दिया। इस सी को कितना दिया? 3,000 रुपए दिया। और कितने सालों के लिए? बेटा यहां से 4 सालों के लिए। यही तो बोला है कि ए नाम का बंदा था, उसने बी को 5,000 रुपए दिया 2 सालों के लिए, सी को 3,000 रुपए दिया 4 सालों के लिए। फिर यहां से बोला गया था कि सर जो कुल ब्याज प्राप्त होता है, इन दोनों से मिलाकर कुल ब्याज जो प्राप्त होता है वो यहां से कितना है? 2,200 रुपए है। तो यहां से अपन को ब्याज की दर निकालना है। तो ऐसे सवालों को अपन बनाएंगे 2 तरीके से, या तो ऑप्शन से चले जाओ या फिर सीधा आप लोग बनाएंगे, मतलब जो भी अपना तरीका है वैसे बनाएंगे। भाई सबसे पहले तो ऑप्शन से मैं बताता हूं। जैसे यहां से आप 10% लेकर चलते हैं, मतलब यहां पर दर मान के चलो 10%, और यहां पर भी आप दर मान के चलो 10%। आपको एक एक जो ऑप्शन है ना उसको चेक करना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर निकल के जाएगा। जैसे मैं यहां से आपको 10 को सेटिस्फाई करके बता देता हूं। अच्छा, यहां से कुछ नहीं बोला। यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा, यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा, दोनों का योग कितना आना चाहिए? 2,200 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दर है जो इन दोनों का जो योग है वो 2,200 दे दे? अब यहां से साधारण ब्याज का सवाल है, तो आप मुझे बताइए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अच्छा, यहां से ब्याज निकालेंगे तो आप बोलेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 500 को 2 से गुणा करेंगे 1,000। मतलब यहां का जो ब्याज है ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करेंगे, यहां का ब्याज कितना आ गया? 1,000 आ गया। चले, वैसे आप लोग यहां का ब्याज निकालो। आप बोलेंगे सर मूलधन इंटू, आप बोलेंगे दर इंटू समय, आप बोलेंगे बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 300 को 4 से गुणा किया, सर यहां से 1,200 आ गया। यहां का ब्याज 1,000, यहां का ब्याज 1,200। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 2,200 मिल रहा है? क्या बिल्कुल मिल रहा था। मतलब यहां से जो दर 10% थी ये अपनी कंडीशन को क्या कर गई बेटा? सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 10 निकल के जाएगा। पहला तरीका यह है कि आपको एक एक ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो पहला तरीका आप बनाएंगे ऑप्शन विधि से, जो कि आप लोग बना सकते हैं, है ना? आसान है। देखो, दूसरा तरीका आप क्या है? आप बोलेंगे सर जो पहला ब्याज है प्लस में जो दूसरा ब्याज है वो किसके बराबर हो जाएगा? सर यहां से कुल ब्याज के बराबर हो जाएगा। भाई यही तो है कि यहां से बी से जो ब्याज प्राप्त हुआ है और यहां से जो सी से ब्याज प्राप्त हुआ है वो टोटल मिलाकर किसके बराबर होगा? कुल ब्याज के बराबर होगा। चलिए, तो यहां से भाई एक तरीका तो यह था कि आपने 10% है ना, या फिर आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, जो भी अपना सेटिस्फाई कर जाए वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे ऑप्शन से नहीं सोच पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। जैसे दर सवाल में नहीं देख के रखा तो इसको आप लोग कितना मान लो? मतलब आर ही मान लो, क्योंकि दर अपन को नहीं देख के रखा तो दर को आप क्या मान लो बेटा? यहां से आर ही मान लो। ठीक है ना? अब यहां से ब्याज निकालो। यहां से ब्याज कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से भी ब्याज निकालो। यहां से भी ब्याज निकालो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना हो जाएगा? 100।
और यहां से जो कुल ब्याज है वो कितना दे के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 2200 दे के रखा है। बस हल करेंगे ना, आर का मान निकल के जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 को 2 से गुणा किया 100, यहां से आर प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो गया, 30 को 4 से गुणा किया 120, यहां से आर बराबर में 2200 है ना। बस यहां से हल कर लो भाई। 100 और 120 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 220 आर बराबर में 2200। देखो 220 इसको काटेगा 10 बार, तो अपना जो दर का मान है वो कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 10% निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यहां से एक तरीका यह है कि यहां से आप है ना मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 आपने किया, फिर यहां से भी आप लोग करेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करेंगे, और बराबर किसके रखेंगे, कुल ब्याज के बराबर रखेंगे। जैसे हल करेंगे तो दर का मान 10 आ जाएगा। या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो, अभी मैंने ऑप्शन से भी आपको सिखाया भाई ऑप्शन से करना कैसे है, ठीक है ना। चले बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाता है। अगला सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी रहेगी। सबसे पहले तो इस सवाल को है ना 5 स्टार मार्क कर लो। ये सवाल आपके पेपर में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, किसी न किसी शिफ्ट में फंसेगा ये सवाल। चले तो बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसको हल करने का जो तरीका है ना मैं आपको सिखाऊंगा। ये सवाल किसी भी फॉर्म में आ सकता है। देखो यहां से है ना, यहां से इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। चलिए जैसे यहां से सवाल में बोला जाए कि 25% की वृद्धि, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कमी वाला पूछा जाएगा। वृद्धि वाला देगा ना तो कमी वाला पूछेगा, और कमी वाला देगा तो वृद्धि वाला पूछेगा। इस पैटर्न में यही होता है। तो सबसे पहले इस चीज को लिखो। कैसे लिखेंगे भाई, 25% की वृद्धि, आप बोलेंगे 100 से कितना हो गया, 125 हो गया, यही तो बोलेंगे आप। 25% की वृद्धि को क्या बोलेंगे भाई, 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। अब यहां से भाई वृद्धि वाला अपन को दे के रखा है, और कमी परसेंटेज अपन से पूछा जाए तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को कुछ नहीं करना। इन दोनों के अंतर को हमेशा ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे बेटा, बाद वाला लिखेंगे। मतलब पहले वाला ये हो गया और बाद वाला ये हो गया, नीचे हमेशा बाद वाला लिखेंगे और इंटू करेंगे 100 से। ये एक रामबाण तरीका है जिसको आप लोग लगा के उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, 25% की वृद्धि अपन को दिया हुआ है, और जैसे अपन से कमी वाला भाग पूछा जाए। सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस करने का तरीका ध्यान रख लो, ठीक है ना। चले तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 100 और 125 का जो अंतर है वो यहां से 25 आ गया। सर हमेशा नीचे बाद वाला रखेंगे, भाई पहले वाले को गोली मारना, हमेशा आप लोग बाद वाला रखेंगे। 125 गुणा आप लोग करेंगे 100 से, 25 इसको काटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार, तो यहां से अपना उत्तर कितना आ गया, 20% आ गया। 25% की वृद्धि देगा तो 20% की कमी अपन से पूछा जाता है। जैसे वो ऐसा भी बोल सकता है भाई यहां से 5 और यहां से 6, ठीक है ना। जैसे यहां से 5 और यहां से 6। चले फिर यहां से अपन से जो भी परसेंटेज वो पूछे, जैसे कमी परसेंटेज अपन से पूछा जाए तो अपन को क्या करना है, बहुत आसान है। आप इन दोनों के अंतर को तो कहां रखेंगे बेटा, ऊपर रखेंगे। अच्छा नीचे क्या रखेंगे, पहले वाले को गोली मारो, इस बाद वाले को अपन नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे अपन 100 से। 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.66 के समथिंग अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। यह सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है, और आपको ऐसे ही बनाना है जैसा मैं सिखा रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको वो नुस्खे सिखा रहा हूं जो पेपर में आपको अप्लाई करना है, सीधा सा फंडा है, ठीक है ना।
चलिए 20% की कटौती। अब कटौती का मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे सर कटौती का मतलब कुछ नहीं है, यहां से कमी हो गया, मतलब 20% की कमी दे के रखा है। तो आप देखो नंबर कैसे लिखेंगे सर, 100 से अगर 20 की कमी करेंगे तो इधर कितना बचा बेटा? 80 बचा। भाई कमी अगर होती है तो माइनस कर लो, वृद्धि अगर होती है तो प्लस कर लो। सर 20% की कटौती, तो 100 में से 20 घटाएंगे, इधर कितना बचा? बचा 80 बचा। अब यहां से वृद्धि वाला कैसे निकालना है? बहुत आसान है। इन दोनों के अंतर को आप लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अभी समझाया मैंने, ठीक है ना? नीचे अपन क्या करेंगे? हमेशा बाद वाला लिखेंगे। इस पहले वाले को गोले मारो, हमेशा नीचे बाद वाला लिखेंगे। तो बाद वाला आप बोलेंगे सर 80 है, इंटू करेंगे 100 से। 20 इसको काटेगा 4 बार, 100 में 4 का भाग देंगे, तो यहां से कितना आ गया बेटा? 25% आ गया। तो इस पैटर्न का सवाल देख लेना, है ना? इस पैटर्न का सवाल परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। चलिए, तो आपको ऐसे पेपर में बनाना है। सबसे सरल तरीका यही है, इसमें हर बच्चा कर पाएगा, समझ पाएगा। जिसकी गणित अच्छी हो वो भी कर पाएगा, जिसकी गणित अच्छी नहीं है वो भी कर पाएगा, ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से ये सवाल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब सारे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ सवाल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, यहां से एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि परसेंट ज्ञात करो। अब ऐसे सवालों में आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे, है ना? समझ जाओ। ऐसे सवालों में आप लोग क्या करेंगे, है ना? ऐसे सवालों में आप लोग क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई हानि हो रही थी कि लाभ हो रहा था। इस हानि के स्थान पर लाभ भी आ सकता है और यहां से हानि भी आ सकती है, ठीक है ना? चलिए चलिए, तो यहां से हानि के स्थान पर लाभ आए, हानि आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सर यहां से हानि, और यहां से हानि कितने का देके रखा है बेटा? यहां से 4 की अपन को हानि देके रखा है, ठीक है ना? और यहां से हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो इन दोनों में से जो कम संख्या रहेगी, इन दोनों में से जो छोटी संख्या रहेगी, हमेशा वही किसको दर्शाएगी बेटा? लाभ या हानि को दर्शाएगी, ठीक है ना? भाई ऐसे सवालों में अपन को 2 संख्या देगा, तो जो छोटी वाली संख्या है ना, वही या तो लाभ को दर्शाएगी या फिर हानि को दर्शाएगी। तो इन दोनों में से जो छोटी वाली संख्या है, यही अपना लाभ होगा, यही अपना हानि होगा। अगर सवाल में हानि देके रखा है तो हानि होगा, अगर लाभ देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों लाभ होगा, ठीक है ना? दूसरी चीज अपन को यहां से क्या करना है बेटा? सवाल में ये जो 36 अपन को देके रखा है, इस 36 को क्या मान के चलना है? इसको क्रय मूल्य मान के चलना है या फिर विक्रय मूल्य मान के चलना है? हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 36 को आप क्या मान के चलेंगे? क्रय मूल्य मान के चलेंगे कि विक्रय मूल्य मान के चलेंगे? देखो 36 के पास में बेचना शब्द देके रखा है, 36 के साथ में बेचना शब्द देके रखा है। अब यहां से इस शब्द से कंफ्यूज मत होना, यहां पर बेचने के स्थान पर खरीदना शब्द भी आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। इस बड़े वाले नंबर को तो यहां से मैं लिख देता हूं, जो बड़ी संख्या है उसको आप हमेशा क्या मान के चलेंगे बेटा? बड़ी वाली संख्या को आप क्या मान के चलेंगे? जो इस छोटी वाली संख्या के साथ में देके रखा है, छोटी वाली संख्या के साथ में विक्रय मूल्य देके रखा है, तो बड़ी वाली संख्या को आप विक्रय मूल्य मान के चलेंगे, ठीक है ना? अगर छोटी वाली संख्या के साथ में क्रय मूल्य देके रखा हो, तो फिर यहां से आप लोग इसको क्रय मूल्य मान के चलते। तो मैं यहां से लिख देता हूं, बड़ी संख्या को क्या मान के चलेंगे? जो छोटी संख्या के में दिया हो। चलिए, जैसे मैं आपको
अलग से कोई चीज करवाता हूं। 40 संतरे खरीदने पर 5 संतरों के 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। चलिए, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला नंबर है वही लाभ हानि को दर्शाएगा। जैसे यहां पर लाभ देके रखा है तो आप बोलेंगे सर लाभ कितना हो जाएगा, बेटा यहां से लाभ 5 हो जाएगा। जो छोटा वाला नंबर है वही लाभ या हानि को दर्शाएगा। सर ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये किसको दर्शाएगा, हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले के साथ में खरीदना शब्द है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को छोटे वाले के साथ में क्या है उससे चीजों को समझना है। बेटा इस छोटे वाले नंबर के साथ में विक्रय मूल्य है तो फिर ये आपका क्या दर्शाएगा, हमेशा विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। तो इस बड़े वाले नंबर की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये छोटे वाले नंबर के साथ क्या देके रखा है ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको आप क्या मान के चलेंगे, जो भी छोटे वाले के साथ अपन को दिया हो, ठीक है ना। तो यहां से अपन ने ये किया है भाई, छोटा वाला नंबर तो हो गया अपना हानि हो गया, बड़ा वाला नंबर अपन क्या मान के चलेंगे, जो छोटे वाले के साथ दिया हो। छोटे वाले के साथ विक्रय मूल्य दिया है तो यहां से विक्रय मूल्य मान के चलेंगे। चलिए, अच्छा यहां से आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, अगर आपको हानि देके रखा हो, क्या यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या, बताइए क्या निकाल सकते हो क्या। चलिए, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूं, कई सारे बच्चों को नहीं आता होगा। देखो यहां से अगर यहां से क्रय मूल्य 40 है, लाभ आपका 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। पहला तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। चलिए, दूसरा आप लोग यहां से देख लो कि विक्रय मूल्य अगर 50 है, यहां से लाभ आपका 10 है, तो फिर यहां से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। एक और लिख देता हूं भाई, विक्रय मूल्य 40 है, यहां से आपका हानि 5 है, तो यहां से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। यहां से देख लो, समझ लो इनको। अच्छा, यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में अपन को कन्वर्ट करना हो तो यहां से सीधा सीधा ही सोचेंगे, सीधा सीधा सोचेंगे। सीधा सीधा का मतलब क्या हो गया कि लाभ को लाभ ही मानना है और हानि को हानि मान के चलना है, ठीक है ना। जैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा सीधा ही सोचो, मतलब लाभ है तो इसको प्लस की तरह मान के चलो। 40 में 5 जोड़ेंगे तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, यहां से 45 हो गया। लेकिन जब अपन को क्रय मूल्य निकालना हो तो कल की क्लास में भी सिखाया था भाई, यहां से उल्टा अपन को सोचना है। उल्टे का मतलब क्या है भाई, लाभ है तो माइनस करना है और हानि है तो प्लस करना है, ठीक है ना। जब भी अपन को क्रय मूल्य निकालना हो ना विक्रय मूल्य से, तो अपन को क्या करना है भाई, लाभ है तो माइनस करेंगे, हानि है तो प्लस करेंगे। जैसे लाभ था तो इसको माइनस करो, 50 में से 10 गया, आप बोलेंगे 40। तो यहां से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया, पेपर में आता है, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से हानि है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो आपको उल्टा सोचना है। हानि है तो आपको क्या करना है बेटा, प्लस करना है। 40 में 5 जोड़ेंगे तो यहां से क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 45 हो गया। तो ये मैंने वो बातें सिखाई आपको जो सही सिखाने वाली नहीं थी, आपको आता होगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। चलिए, अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि सवाल में अगर यहां से लाभ अपन को 5 दे के रखा है, क्रय मूल्य अगर यहां से 50 दे के रखा है और यहां से लाभ परसेंट पूछा जाए तो अपन को कैसे निकालना है। बहुत आसान है, जितना भी लाभ होगा उसको ऊपर रखो, नीचे क्रय मूल्य को रखो, इनटू अपन को क्या करना है बेटा, 100 करना है, ठीक है ना। चले,
वैसे हानि के केस में क्या करेंगे, जितनी भी हानि ऊपर होगी उसको ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे, इनटू अपन 100 को करेंगे। जैसे यहां से लाभ कितने का हो रहा था 5, क्रय मूल्य कितना है 50, इनटू करेंगे 100 से। 5 इसको काटेगा 10, इसको काटेगा 10, तो यहां से लाभ परसेंट कितना आ गया 10% आ गया। तो जब लाभ हानि परसेंट देके रखा हो और यहां से अपन को लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना हो तो फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट अपन को निकालना हो ना तो हमेशा नीचे किसको रखा जाता है, क्रय मूल्य को नीचे रखा जाता है। सिंपल सी कहानी है। चलिए अब यहां से बहुत आसान है, ये अपन को आई गया विक्रय मूल्य हानि कैसे माना, इतनी देर से यही समझा रहा था। चलिए सवाल में हानि परसेंट पूछा था, तो आप मुझे बताइए कि हानि परसेंट कैसे निकालूंगा। भाई जितने की हानि होगी ना उसको ऊपर रखो, बटे में हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और गुणा अपन किससे करेंगे बेटा 100 से करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल में क्या क्रय मूल्य देके रखा है, क्या नहीं देके रखा, तो क्रय मूल्य अपन को निकालना पड़ेगा। अच्छा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अभी अभी सिखाया कि जब भी क्रय मूल्य अपन को निकालना हो ना तो उल्टा सोचो। उल्टा मतलब हानि है तो प्लस कर लो, 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना जाएगा 40 आ जाएगा। बस यहां से वैल्यू रख लो। देखो यहां से हानि 4 की है, क्रय मूल्य आपका 40 है, इनटू करेंगे 100 से। 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, तो यहां से अपना कितना जाएगा बेटा 10% आ जाएगा। चलिए तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10% यहां से निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सवाल इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। छोटी संख्या को लाभ हानि मान के चलेंगे, दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या मान के चलेंगे, जो भी छोटी संख्या के साथ में दिया हो। छोटी संख्या के साथ में विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य मान के चलो, छोटी संख्या के साथ में क्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य मान के चलेंगे, ठीक है ना। लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे किसको रखा जाता है, क्रय मूल्य को रखा जाता है। तो छोटे छोटे फंडे आपको पता होंगे ना तो ही आप पेपर में